नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान में जो पाठ हमारा परावर्तन है उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो पहला है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। नंबर 2 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 3 है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, या मोमबत्ती हो गई, या अन्य जितने भी ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम प्रकाश उत्पन्न करा सकते हैं। एक जुगनू है, पक्ष जो हमारा कीट पतंगा होता है उसका भी स्वयं प्रकाश होता है, वह भी एक प्रतिदीप्त या दीप्त वस्तु है। नंबर 4 है, जिन वस्तुओं का खुद का प्रकाश यानी कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नंबर 6 आता है, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, अर्थात प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 7 है, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस अपने मार्ग या माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ जाता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नंबर 9 है, निर्बाध में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 10 है, किसी माध्यम से होकर या जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। नंबर 11 है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, कांच, जल इत्यादि। और जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल कुछ भाग ही बाहर निकलता है उसे कहते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम या अपारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे पानी और कपड़े हल्के और या कागज इत्यादि। और ऐसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं निकलता या उसको क्या से माध्यम कहेंगे? उसको हम कहेंगे अपारदर्शी माध्यम, जैसे लकड़ी है, मिट्टी है, या अन्य जो मोटे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश आर पार निकल ही नहीं सकता, ऐसे हम माध्यम को क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। नंबर हमारा 14 आता है, यदि किसी स्थान से आकर प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिले या एक बिंदु पर केंद्रित हों, जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें किसी लेंस अथवा दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। ये सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं और चाहे कहीं से भी आ रही हो। इसके विपरीत 15 नंबर आता है, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हैं, किसी भी एक बिंदु से आती हैं और वे फैल जाती हैं, तब इन किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी यानी कि ऊपर की ओर फैलना, तो इन किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। ये बिल्कुल अभिसारी किरणों के विपरीत कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से ये अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। 16वां नंबर, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हों तो इस तरह की किरणों को हम समांतर किरणें कहते हैं। और नंबर 17 है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को या उस पृष्ठ को परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहते हैं। और ये आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो 2 नियम हैं, आपने पढ़े होंगे, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका ध्यान दे लेंगे। आपतित किरण, और यहाँ पर अपवर्तित है तो यहाँ परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर अपवर्तन कोण लिख रहा है यानी कि कोण आई बराबर कोण आर के। नंबर 19 है,
परावर्तन के बाद यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वहाँ पर उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यदि परावर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बस मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? आभासी होगा और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका केवल हम आभास कर सकते हैं या फोटो ले सकते हैं। केवल मान लेते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमें केवल दर्पण में ही दिखाई देगा, वास्तव में बाहर वो होता नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अब इसका पॉइंट नंबर 21। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कौन से तल से होता है, कैसे तल से होता है? दबे हुए भाग से या दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण का तल दबा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का तल कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। तो परावर्तन भी उभरे हुए तल से होगा। नंबर 23 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। और उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 25 आता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। नंबर 26 पे आता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसकी 6 स्थितियां हैं, जिसमें हम पहली स्थिति देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बीच बनता है, फोकस के वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नंबर 3, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। और नंबर 4 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। इसको हम एक बार फिर देख लेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, जब हम वस्तु अनंत पर रखी हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। नंबर 3 है, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, वस्तु के बराबर और वास्तविक प्राप्त होता है। और नंबर 4 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। नंबर 5 है, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? फोकस पर रखी हो। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, क्योंकि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर रखता है, अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक। इसको हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और छठा पॉइंट है आखिरी, जब वस्तु दर्पण और किसके बीच? ध्रुव के बीच रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और पीछे बनता है दर्पण के और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर छोटा प्रिंट हो गया लेकिन वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। इसके पश्चात आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब एक ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। उस स्थिति में कहीं भी रखी हो, दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा एक ही स्थान पर बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। थोड़ा बहुत ही फर्क आता है प्रतिबिंब की स्थिति में, लेकिन होता एक जैसा ही है। कुछ अब थोड़ी थोड़ी अक्स की जानकारी है। ऋणात्मक, धनात्मक। गोलीय दर्पण की बाईं ओर जो वस्तुएं रखी जाती हैं उसके ऊपर की ओर दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं और दाईं ओर की सभी जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं। अब इसमें आता है दर्पण के लिए सूत्र, जो FUB में संबंध होता है, यानी कि फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी में जो संबंध होता है।
1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। इसके पश्चात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। या प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी का जो अनुपात होता है उसको भी हम प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -kb/u होता है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये सूत्र हम ध्यान रखेंगे जो हमारी कैलकुलेशन में यानी कि न्यूमेरिकल्स के लिए आ जाता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आता है क्वेश्चन नंबर 32। दाढ़ी बनाने में या आँख कान नाक मुँह इत्यादि की जांच करने के लिए टेबल लैंप में और गाड़ियों की हेडलाइट में जो दर्पण लगता है वो अवतल दर्पण होता है। और सड़क के किनारे लैंपों में गाड़ियों के में जो ड्राइवर की सीट के पास लेंस दर्पण लगा होता है उसको हम अवतल दर्पण लगाते हैं वहाँ पर। और उन दो बिंदुओं को जिनमें किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए, चाहे वस्तु किसी बिंदु पर रखी हो, ऐसे बिंदु को हम संयुग्मी बिंदु कहते हैं। और इनकी जो फोकस होती है उसको हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस में संभव नहीं होती है, केवल उत्तल दर्पण या लेंस में ही संभव होती है। आशा है आज की जो सवाल हैं या जानकारी है आपको लिए कुछ लाभदायक होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इसके बाद साथ दूसरा पार्ट है वो अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।